खुश बख्त की करखत आवाज की गूंज से जैसे चिड़िया भी सहम कर अपने घोंसलों में बैठ गई थी। तानिया ने अपने माथे का पसीना दुपट्टे के पल्लू से पोंछा और थोड़ा सा घूंघट निकाल कर मरी हुई चाल चलती हुई खुश बख्त के सामने आ खड़ी हुई। जी अम्मा जी, इसने बहुत धीमी आवाज से कहा था। अम्मा की बच्ची कहाँ मर गई थी? 1 घंटे से आवाजें दे रही हूँ, हल्क खुश्क हो गया मेरा। मगर तुझे क्या परवाह, तू तो महारानी बनी फिरा कर। अभी सास मौजूद है ना तेरी चौकीदारी करने के लिए। खुशबख्त ने हस्बे आदत बहू को बातें सुनानी शुरू कर दी। तानिया ये सब कुछ सुनने की आदी हो चुकी थी। शादी को 5 साल हो गए थे जब वो ब्याह कर खुशबख्त के घर आई थी। तो देखने वालों ने कहा था कि खुशबख्त, तेरे घर तो चांद उतर आया है, संभाल कर रखना इस गुलाब के फूल को। मगर खुशबख्त का कड़वा मिजाज भी सभी के इल्म में था। चंद दिन तो वो तानिया के नाज नखरे उठाती रही, फिर आखिर बहू तो बहू होती है। जल्द ही इसने मेहरबान सास का लिबादा उतार कर फेंक दिया और ऐसे ही जालिमो जाबर सास बन गई कि तानिया का गुलाब सा रूप कमला कर रह गया। वो खुश वक्त की आवाज सुनकर ही काम जाती। इसका शोहर मतीन एक बेहद कम गो और बुजदिल सा इंसान था। वो माँ से बहुत डरता था। अगर होश वक्त तानिया को लान तान करती या इस पर हाथ उठाती, तब भी मतीन ला ताल्लुक सा एक तरफ बैठा रहता। ना माँ की तरफदारी करता ना बीवी की, वो कतई गैर जानिबदार बना रहता। इसका यही रवैया तानिया के लिए निहायत अजियत का बाइस था। माँ के सामने बोलने की हिम्मत ना थी तो कम से कम तन्हाई में तो इसके जख्मों पर मरहम रख सकता था। अकेले में अपनी माँ के रवैये की मुजम्मत कर सकता था। हमदर्दी के मीठे बोल पाकर तानिया अपने सारे दुख भूल जाती। शायद हर औरत की यही फितरत होती है। मगर तानिया सिसकती रही, दर्द से कर्राती रही और मतीन करवट बदल कर सो जाता। वो एक बेहिस इंसान था। शादी के 2 साल गुजरते ही खुशबख्त ने बहू के साथ गालम गलोच और मारपीट का सिलसिला शुरू कर दिया। इसे पोता चाहिए था, हर सूरत में, हर कीमत पर। लेकिन कुदरत अभी तानिया पर मेहरबान ना थी। जो जो खुशखबरी मिलने में देर हो रही थी, खुशबख्त का गुस्सा और नफरत बढ़ती जा रही थी। अरे सूरत शक्ल लेकर चाटना है क्या? ऐसी औरत किस काम की जो खानदान का वारिस ही ना दे सके। हाय रब्बा, मेरा एक बेटा है, नामो निशान रह जाएगा क्या? वो अक्सर बैन करने वाले अंदाज में कहती और फिर तानिया को गालियों और कोसों का एक तवील सिलसिला सुनने को मिलता। मगर इसने कभी भी पलटकर सास को जवाब नहीं दिया था। खामोशी से काम में मसरूफ रहती। मामूली मामूली गलतियों पर खुशबख्त इसे बेदर्दी से मारती और वो खामोशी से पिटती रहती। पड़ोसी तानिया से हमदर्दी रखने के बावजूद इसे बचाने की हिम्मत ना कर पाती, क्योंकि इसकी बदबख्ती और बदमिजाजी से सभी डरते थे। वक्त गुजरता जा रहा था और इसके लिए जिंदगी कठिन हो रही थी। अल्लाह ने भी इसके लिए आजमाइशें रखी थी। ताजा हवा का झोंका भी तो इसके नसीब में ना था। औलाद ना हो तो कसूरवार हमेशा औरत को ही समझा जाता है। शहर में पढ़े लिखे बाशऊर अफराद का रवैया भी अमूमन यही होता है कि वो औरत को ही रमूदे इल्जाम ठहराते हैं। रानीपुर तो फिर एक गांव था, नाख्वानदा और समझ बूझ से आरी सादा लोह अफराद की बस्ती। शादी के बाद 5 साल यूं ही गुजर गए तो औरतें खुशबख्त को बहू के इलाज का मशवरा देने लगी। चंद एक ने तभी तभी जुबान से दूसरी शादी का मशवरा भी देना शुरू कर दिया और सास को ये मशवरा पसंद आया था। हाँ तो और क्या, मैं तो अब अपने मतीन की दूसरी शादी करूंगी, मेरा तो एक ही पुत्र है। खुशबख्त कहती जाती और तानिया के हाथ कांप जाते। वो बेबसी से सास की तरफ देखती और अपने आंसू पोंछ लेती। पहली बार खुशबख्त ने जब मतीन की दूसरी शादी का इरादा जाहिर किया तो तानिया खूब रोई। जैसा भी था, इसका शोहर था, इसे मतीन से मोहब्बत थी। अपनी मोहब्बत तो कोई भी औरत तकसीम नहीं करती, ख्वाह वो गांव की हो या पढ़ी लिखी। रात को जब मतीन काम से वापस आया तो इसे खाना देते वक्त तानिया बेहद उदास थी। मगर हस्बे मामूल इसने कोई नोटिस न लिया। वो अपने आप में गुम रहने वाला बंदा था। फिर रात को मतीन के सोने से पहले मौका देकर इसे खुशबख्त के इरादे से आगाह किया। मासी कहती है अगर औलाद ना हुई तो वो तेरा दूसरा ब्याह करा देगी। वो रूहान सी होकर बोली, एक ब्याह करके कौन सा सुख चैन मिला है जो दूसरे के ख्वाब देखूं। मतीन ने तलखी से कहा, क्या कह रहा है तू? क्या मैं तुझसे लड़ती झगड़ती हूँ? तेरी खिदमत नहीं करती, तेरे आराम का ख्याल नहीं रखती? तानिया रोना धोना भूल कर शशतर सी रह गई थी। औलाद का सुख चैन,
मतीन ने रूहानसी से कहा और करवट बदल ली। औलाद कहाँ से लाऊं? औलाद तो मर्द के नसीबों में होती है, सब मुझ ही को दोष क्यों देते हैं? तानिया ने आंखों में एक बार फिर ढेर सारे आंसू उतारे। मतीन ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसने यकीन दहानी भी नहीं कराई कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा। तानिया के लिए तसल्ली का एक लफ्ज भी मतीन के पास नहीं था। खुशबख्त का मामूल था कि नाश्ते से फारिग होते ही बुरका डाल के आस पड़ोस की खबर लेने निकल जाती। सुबह की गई हुई वो दोपहर के वक्त ही लौटती। इस दौरान वो तानिया को घर की सफाई और मुर्गियों के डरबे के लिए छोड़ जाती ताकि वो सब कुछ साफ कर ले। इसे खासा वक्त लग जाता। फिर वो दोपहर का खाना तैयार करती। दोपहर का खाना लेने अक्सर जमाल आ जाता, जो मतीन के खेतों पर ही काम करता था, और तानिया घूंघट की आड़ लिए इसे खाना थमा देती थी। दोपहर के काम से फारिग होकर वो कपड़े धोने बैठ जाती और फिर रात के कामों का एक तवील सिलसिला था जिससे इसे रात को ही फरागत मिलती। इस रोज खुशबख्त की तबीयत कुछ खराब थी। वो सर पर दुपट्टा लिए बिस्तर पर पड़ी थी। थोड़ी देर में मोहल्ले की चंद औरतें आ गई। उन्होंने खुशबख्त की मिजाज पुरसी की और इसके कमरे में बैठकर बातें करने लगी। तानिया हस्बे मामूल काम में मसरूफ थी। कुछ देर वो किसी काम से इसके कमरे के करीब से गुजरी तो इसने सुना, खुशबख्त, मैं तो साफ कह दूं, तेरी बहू के यहाँ कभी औलाद पैदा नहीं होगी, और औलाद होनी हो तो शादी के पहले साल ही हो जाती है। यहाँ तो पूरे 5 साल गुजर गए। तेरी बहू तो बांझ है। बांझ औरत कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। कभी बांझ औरत भी माँ बनी है क्या? मैंने तो अपनी नई बहू से कह दिया है कि कभी भी सवेरे सवेरे तानिया की शक्ल ना देखे, क्योंकि बाज औरत की शक्ल सुबह सुबह देखना मनहूस होता है। बाकी औरतें भी मासी जैसी जहन की हामिल थी। हाँ में हाँ मिलाने लगी। तानिया को चक्कर सा आ गया। घबरा कर इसने दीवार का सहारा ले लिया। बाज ये लफ्ज नहीं है, अंगारा था जो अचानक दिल की दहलीज पर सुलग उठा। ये लफ्ज किसी ब्याही औरत के लिए गाली से कम नहीं होता। तानिया को यूं लग रहा था जैसे गांव की सारी औरतों ने मिलकर इसके चेहरे पर कालक थोप दी हो, और पलंग पर बैठकर वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर रोने लगी। हाय रब्बा, तू क्यों नहीं सुन लेता मेरी? क्या मैं वाकई बांझ हूं? क्या मेरे कान हमेशा बच्चे की कलकारियां सुनने को तरसेंगे? मेरे बाजू एक नन्हे वजूद को थामने के लिए हमेशा बेकरार रहेंगे? क्या मुझे माँ कहकर पुकारने वाला कोई नहीं होगा? इन सवालों के जवाब देने वाला कौन था? कोई भी नहीं। इसका जीवन साथी भी नहीं। काफी देर तक वो मजबूरी के आलम में रोती रही। आखिर कब तक? घर का काम तो करना ही था। जमाल खाना लेने आ गया। इस रोज के बाद तो जैसे खुशबख्त के हाथ एक नया शोशा आ गया। अब तक तो वो भी तानिया की तरफ से कुछ उम्मीद थी कि शायद देर आए दुरुस्त आमद के तहत उम्मीद की कोई सूरत नजर आ जाए, लेकिन शायद ये खुशी इसके नसीब में नहीं थी कि किसी नन्हे बच्चे की चीख एक मुसरत अमेज शोर बनकर फैल जाए। मगर अब गांव की औरतों ने इसे यकसर ही मायूस कर दिया था। अब तो तानिया को बरमला बांझ कहती। ये लफ्ज तानिया के दिल पर तीर की तरह लगता। इसकी समझ में न आता कि इस लफ्ज का इंतकाम वो किससे ले। कभी कभी इसे लगता जैसे बांझपन का एहसास किसी जहर की तरह आहिस्ता आहिस्ता इसकी रग में सरायत करता जा रहा है। कभी वो खुदकुशी की तरकीब सोचने लगती, लेकिन फिर मौत से भी इसे खौफ आता कि ये तो सरासर हराम होती है। तानिया एक दिन में 70 बार मरती और जिंदा होती। इसकी सांस के जुल्म में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। जितनी देर खुशबख्त घर में रहती इसे कोसती रहती। जब कभी पड़ोस में जाती तो इसको थोड़ा सुकून मुयस्सर होता। तानिया को तो अब इसकी गालियां भी बुरी न लगती, ना ही इसकी मार पीट से तकलीफ पहुंचती। सिर्फ अजियत पहुंची तो सिर्फ लफ्ज बांध से। वो इस लफ्ज को किसी सूरत सुनना नहीं चाहती थी। ये लफ्ज किसी खंजर की तरह इसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता था। इसी कश्मकश में 7 साल गुजर गए। 7 तवील साल, बंजर और वीरान साल। इसकी कोख यूं ही सोने की सोनी रही। इसके नसीब में शायद कोई फूल था ही नहीं। लेकिन एक दिन मोजज़ा हो गया। तानिया काम करते करते अचानक उल्टी करने लगी। आंगन के किनारे लगे नल की तरफ भागी तो घर में दाखिल होती खुशबख्त की रुकी सांसें जैसे उखड़ गई। क्या बंजर जमीन पर भी फूल उठते हैं? शायद यूं ही बदहजमी हो गई होगी। खाती भी तो बहुत है। पेट खराब हो गया होगा। मौसम भी ठंडा होने वाला है। खुशबख्त उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान खड़ी थी। मगर तानिया नल के पास पहुंची तो इसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था।
वापस बावर्ची खाने की तरफ जाते हुए इसके कदम लड़खड़ाने लगे। खुश वक्त भी इसके पीछे पीछे अंदर आ गई। कब से ये उल्टियां लगी हैं? इसने गौर से बहू का चेहरा देखा। कोई 10-12 दिन से। तानिया की निगाहें झुकी हुई थी। लो भला, इतने दिन गुजर गए और तूने मुझे खबर ना होने दी। हाँ, मैं होती कौन हूँ भला? मुझे कुछ समझती तो बताती ना। खुशबख्त नाराजगी से बोली। और वजन ना उठा लेना, कोई एहतियात कर, देखभाल कर चलना, छोड़ दे और ये काम वाम छोड़कर चारपाई पर बैठ। मैं जरा रहमत दाई को बुला लाऊं। अल्लाह करे वो मुझे कोई खुशखबरी ही सुना दे। मारे खुशी के इसके कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे। पहले इसने सोचा पड़ोस के बच्चे से दाई को बुलवाए, मगर फिर खुद ही दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद ही दाई हामती कामती आ गई। खुद भी दाई इसकी तरह बेहद होश थी। इसने कमरे में जाकर तानिया को देखा और बाहर आकर मुसर्रत भरी आवाज में इत्तला दी। ढेरों मुबारका बख्ता, तेरे घर पोता आने वाला है। अच्छा, हाय मेरे सोने रब्बा। खुशबख्त फौरन ही सजदे में गिर गई। जोड़ा और चांदी के कड़े लूंगी। मासी रहमत हंसकर बोली, अरे फिक्र ना कर, सब कुछ दूंगी जो तू मांगेगी। बस खुदा मेरी मुराद पूरी करे। मेरे आंगन का सन्नाटा तो टूटे। मेरे कान तो कब से एक बच्चे की आवाज सुनने को तरस गए थे। खुशबख्त ने दाई के हाथ में 50 का नोट पकड़ाया। वो दुआएं देती चली गई। इसके जाने के बाद खुशबख्त कमरे में आई तो तानिया साकित लेटी छत को घूर रही थी। इसका चेहरा बेतासुर था। आंखें खाली खाली थी। गैर मुतवक्के तौर पर इतने अरसे बाद इस खुशखबरी पर इसे जितना खुश होना चाहिए था वो इतनी खुश नहीं थी। वो तो सिरे से खुश ही नहीं थी। इसके चेहरे पर बेजारी थी, आंखों में तफक्कुर। खुशबख्त ने इस कैफियत को जी खराब होने पर महमूर किया और इसे लेटे रहने का कहकर खुद बावर्ची खाने में चली गई। फिर खुशबख्त ने तानिया को पलंग से उठने न दिया। सारा दिन खुद काम में लगी रही। रात को वो बहुत थक गई थी। काम करने की आदत तो अब छूट ही गई थी। जब से तानिया ब्याह कर आई थी इसने सारा घर संभाल लिया था और खुशबख्त तो अपनी जगह से हिलकर पानी तक ना पीती। लेकिन आज काम करना पड़ा तो रात को इसे इस कदर नींद आई कि थक हार कर सो गई और सुबह काफी देर से जागी। बावर्ची खाने में आज बिल्कुल सन्नाटा था। ना तानिया की आहट आई। पूरे घर में एक पुरसरार खामोशी थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। बावर्ची खाने में जाकर इसने चूल्हा जलाया, अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई। वो हमेशा चाय और बासी रोटी के साथ ही नाश्ता करती थी। मतीन भी नहीं था और तानिया भी आज नजर नहीं आ रही थी। पहले खुशबख्त ने सोचा कि शायद वो खेतों की तरफ गई हो, मगर काफी देर गुजर गई। इसका ख्याल गलत साबित हो गया। काफी देर हो गई। खुशबख्त ने अंदाजा लगाया कि जरूर 11 बजे का वक्त है। कोई बात हो गई है। जैसे तैसे इसने खाना पकाया। जमाल का इंतजार कर रही थी कि अचानक मतीन घर में दाखिल हुआ। खुशबख्त जैसे इसके करीब पहुंची और बताया, मतीन, तानिया घर में नहीं है। इसने अपने बेटे को निहायत अहम इत्तला दी। हाँ, मैं इसे सुबह छोड़ने गया था इसके गांव, अब वहीं से आ रहा हूँ। मतीन थके थके अंदाज में बोला था। वो मेके गई है, लेकिन ऐसे अचानक बिना कुछ कहे। चलो कोई बात नहीं, बहुत दिनों से गई नहीं थी, जरा इसका दिल भी बहल जाएगा, आराम भी आ जाएगा। मतीन हाथ मुंह धोकर साथ बैठ गया। उस वक्त ने एक थाली में रोटी और प्लेट में सरसों का साग निकालकर इसके आगे रख दिया। वो सर झुकाकर खाना खाने लगा। खुशबख्त ने गौर से मतीन के चेहरे की तरफ देखा। घर में कई साल बाद खुशखबरी की बाज गश्त गूंजी थी, मगर खैरत अंगेज बात थी। ना तो इस खबर ने बहू के चेहरे पर फूल खिलाए थे, ना ही बेटे के, बल्कि मतीन तो पहले से भी ज्यादा उदास और उजड़ा हुआ नजर आ रहा था। इसने खाना भी कम ही खाया। अच्छा अम्मा, खेतों पे जा रहा हूँ, वो अम्मा की तरफ देखे बगैर बोला और तेजी से चलता खेतों की तरफ निकल गया। कई दिन बीत गए। तानिया ऐसी गई कि पलट कर न आई। इससे पहले वो जब भी मेके गई तो वो 4 दिन से ऊपर ना रुकती थी, लेकिन इस बार तो पूरे 15 रोज हो गए थे। वो ना आई तो खुशबख्त को तशवीश होने लगी। पड़ोसी आकर इसे मुबारकबादें दे चुकी थी। सब बेचैनी के साथ तानिया से मिलने के मुंतजर थे, मगर तानिया तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। खुशबख्त रोज ही मतीन से कहती कि बहू को वापस ले आए, मगर तानिया का नाम सुनते ही इसका चेहरा फीका पड़ जाता। वो सर झुकाकर बाहर निकल जाता। कहीं दोनों की लड़ाई तो नहीं हो गई। चलो ऐसा हुआ भी तो मैं इसे जाकर ले आऊंगी। अगले रोज वो सुबह जल्दी उठ गई।
जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया। फिर दोपहर को तानिया को लेने के लिए इसके गांव जाने वाली बस में बैठ गई। अपने प्रोग्राम की इत्तला इसने मतीन को भी न दी। खुशबख्त जब तानिया के गांव पहुंची तो शाम ढल गई थी। गांव में खामोशी सी छाई हुई थी। तानिया की माँ से इधर उधर की बातें करने के बाद वो तानिया के पास आ बैठी। वो एक तख्त पर बेहद खामोश और गुमसुम सी बैठी थी। इसका चेहरा बेतासुर था, आंखें खोई खोई। सर के इशारे से इसने खुशबख्त को सलाम किया और फिर अपने आप में गुम हो गई। खुशबख्त को इसके इस रवैये के बावजूद इस पर बड़ा प्यार आ रहा था, क्योंकि वो इसे वारिस देने जा रही थी। बेटी, कब घर चलेगी? मेरा तो आंगन सूना पड़ा है तेरे बगैर। सच, अब तो एक दिन भी मुझसे ना काटा जाए तेरे बिना। तू वापिस जा। बेशक तू चारपाई पर बैठ कर खाना, मैं सारा काम करूंगी, तेरी खिदमत करूंगी। मैं अपनी बहू के बगैर बहुत उदास हूँ। खुशबख्त बेगम बहुत नरम और मोहब्बत भरे लहजे में बोल रही थी। तानिया ने खाली खाली निगाहों से खुशबख्त की तरफ देखा, फिर सर झुका लिया। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो बोली, अम्मा जी, मेरा अब तेरे आंगन से कोई नाता नहीं रहा। मैं सारे रिश्ते तोड़ कर आई हूँ। क्या? खुशबख्त इसकी तरफ देखे बगैर जहरीले लहजे में बोली, तुझे याद होगा, अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे कि तू मुझे बांझ कहा करती थी। गांव की औरतों का ख्याल था कि सुबह सवेरे मेरा मुंह देखना मनहूस होगा। तू मुझे उठते बैठते बांझ होने का ताना दिया करती थी। ये अल्फाज बांझ किसी अंगारे की तरह हर घड़ी मेरे दिल पर धरा रहता था। मुझे हर सूरत इस अंगारे को बुझाना था। मुझे इस दाग को अपने माथे से मिटाना था। औरत जब करने पर आए ना तो सब कुछ कर गुजरती है। मैंने भी ये साबित करने के लिए कि मैं बांझ हूँ या तेरा बेटा, वो सब किया। और अब जब ये बात खुल चुकी है कि 7 साल मैंने एक बांझ मर्द के साथ गुजारे, मेरा इस मर्द और इसके आंगन से हर रिश्ता, हर ताल्लुक खत्म हो गया है। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तानिया? मतीन तेरे होने वाले बच्चे का बाप है ना? तू बांझ है ना? मेरा बेटा बांझ है। खुशबख्त तड़प कर बोली। इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं, तानिया सर्द आवाज में बोली। फैसला मैंने पहले ही मतीन को सुना दिया था। वो मुझे 3 तलाकें देकर यहाँ छोड़ गया है। एक लम्हे के लिए खुशबख्त की सांसें जैसे रुक गई। तानिया फिर पथरीले लहजे में बोलती रही, ठीक 4 महीने बाद जमाल से मेरा निकाह हो जाएगा। वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। इसने मुझे ये ताज भी पहनाया है कि मैं भी जन्म दे सकती हूँ। मैं बांझ नहीं हूँ। खुशबख्त के होशो हवास पर एक ऐसी बिजली गिरी थी कि ना वो बोल सकती थी ना सुन सकती थी, बस सिर्फ देख सकती थी। और वो भी पथराई हुई फटी फटी आंखों से वो तानिया को देखे जा रही थी, जो इसकी जुबान से निकले एक लफ्ज का इंतकाम लेने के लिए इस कदर आगे बढ़ चुकी थी।